नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पत्की आपका स्वागत करता हूं बाम्बू नर्सरी डोंगरोली में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बाम्बू का इकोसिस्टम कैसा है। और एक मिसकंसेप्शन है कि बाम्बू के फार्मिंग में सांप बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं और जंगली सूअर भी अट्रैक्ट होते हैं। आज हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे। तो बाम्बू एक्चुअली में कैसे ग्रो होता है, ये हमको जानना होगा सांप का और जंगली सूअर का कनेक्शन समझने के लिए। बाम्बू जब तक अपने रूट जोन पे छाया नहीं डालता, बाम्बू बढ़ने की शुरुआत नहीं करता। बाम्बू फर्टिलाइज़र या पानी के ऊपर बढ़ता है, ये सोचना गलत होगा। बाम्बू के ऊपर, बाम्बू के रूट जोन के ऊपर जब तक बाम्बू की खुद की छाया नहीं गिरती, तब तक वहाँ का सॉइल सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। जब ये छाया गिरनी शुरू होती है तो वहाँ की ज़मीन जो है वो ज़्यादा तपती नहीं है। जब ऐसी ज़मीन तपती नहीं है तो उसके ऊपर लीफ लिटर जैसे बाम्बू का जो पतझड़ है वो पूरा ढका हुआ होता है, नेचुरल मल्चिंग हो जाती है। और उस वजह से ये जो ज़मीन है यहाँ की वो ठंड रहती है। और ऐसी ठंड ज़मीन में बाम्बू के रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैलना ये मुमकिन होता है। तो बाम्बू के रूट्स उसके पूरे सर्कुलर राउंड में 360 डिग्रीज में फैलते हैं उसके हाइट के करस्पॉन्डेंस में। अभी मान के चलिए कि 10 फीट का बाम्बू है तो उसके 2.5 फीट 360 डिग्रीज में उसके रूट्स फैले होंगे। ये इस बात से कह सकते हैं क्योंकि वो 2.5 फुट 10 फीट का जो हाइट है वो 2.5 फीट के ऊपर इतनी छाया डाल देता है कि वो कभी भी सन के साथ एक्सपोज नहीं होता और उस एरिया में हमेशा बाम्बू का लीफ लिटर गिरा रहता है। ये होने की वजह से वहाँ के ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो नियंत्रित रहता है। ऐसे नियंत्रित ज़मीन के तापमान के तरफ जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है यानी कि रेप्टाइल्स, स्नेक, ये बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनको रहने के लिए वहाँ का तापमान बिल्कुल सटीक है। तो जब कोई ब्लॉक प्लांटेशन में बाम्बू का फार्म होता है या तो कोई ब्लॉक प्लांटेशन में पूरा बाम्बू का प्लांटेशन कर दिया है तो वहाँ की ज़मीन जो है वो सूर्य किरणें डायरेक्ट उस ज़मीन पे नहीं गिरती। और ऐसा हो जाने की वजह से वहाँ की ज़मीन का टेम्परेचर जो होता है वो बाहरी तापमान से बिल्कुल 15 डिग्री 20 डिग्री कम रहता है। तो ये बातें हैं कि सांप को ऐसे इकोसिस्टम में पाया जाता है कि जहाँ पे उसको रहने के लिए अनुकूल वातावरण हो, पूरे सा हाइडिंग स्पेस होने की वजह से वहाँ पे चूहे होते हैं तो वहाँ के फूड की अवेलेबिलिटी हो गई। और फूड की अवेलेबिलिटी और रहने के लिए अनुकूल स्थिति है तो सांप ऐसी जगह पे आकर्षित होते हैं। बहुत बार ऐसे भी होता है कि जो फार्मर्स अपने खेत में हमेशा थिनिंग नहीं करते, उन बाम्बूज में सूअर आके अपनी कॉलोनी बिछा देते हैं। अपनी कॉलोनी बसाने का मतलब यही है कि वो वहाँ पे इतना डेंस होता है कि वहाँ पे इंसान हमेशा नहीं जाता और ऐसे अनडिस्टर्ब्ड एरिया में ये सूअर रहना पसंद करते हैं। तो ये निसर्ग की सब एक दूसरे के साथ जुड़ी कड़ियाँ हैं। यदि अगर मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं कि बिल्कुल बारिश ख़त्म हो जाने के बाद और तीव्र ठंड शुरू होने से पहले हर बाम्बू के पौधे के ऊपर यानी कि एस्टेब्लिश्ड पौधे के ऊपर आपको एफिड्स दिखाई देंगे। पर ये एफिड्स का नियंत्रण यहाँ पे बुलबुल करते हैं। यहाँ पे कई सारे पक्षी हैं जो ये एफिड्स को खाते हुए हमने देखे हैं। यहाँ पे इनका नेस्टिंग साइट भी है। ये सिर्फ इसी समय में दिखते हैं, बाकी अगर आप समर सीज़न में देखने जाओगे तो उनका यहाँ पे बहुत ही कम वास्तव्य होता है। बहुत रेयरली दिखते हैं समर में या तो फिर मॉनसून में। पर जैसे ही मॉनसून ख़त्म हो रहा हो और विंटर आ रहा हो तो हमने देखा गया है, यहाँ पे देखा गया है कि जो 2-3 पक्षी है, बुलबुल या तो फिर चश्मे वाला जिसे कहते हैं, और कुछ फ्लाई कैचर्स है, इनका टेलर बर्ड हमने देखा है कई सारा एक्टिविटी ये पक्षी का। तो ये जो बर्ड्स है ये वो एफिड्स के लिए ही अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर वहाँ पे कोई इकोसिस्टम में अगर फूड अवेलेबिलिटी होगी और रहने जैसा अनुकूल वातावरण होगा तो उस तरह का पक्षी, उस तरह का जानवर उस इकोसिस्टम में अट्रैक्ट ज़रूर होगा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे बाम्बू प्लांटेशन में टर्माइट्स भी देखे गए।
अब ये टर्माइट के कॉलोनीज का काम एक्चुअली यही है कि जो खराब हुआ वुड का पोर्शन है वो खाना। बाम्बू में सब जिंदा है, बाम्बू में कुछ खराब नहीं होता जब तक आप उसको डिटैच नहीं करते, या तो उसका मैच्योरिटी के बाद उसका डिटोरेशन वुड का शुरू हो जाता है। तो हमने देखा कि जो शीथ और ब्लेड है उसके ऊपर टर्माइट्स चढ़ते हैं करीब करीब दूसरे साल और उसे खाने लगते हैं। मैं आपको उस लोकेशन पे लेके चलता हूँ जहाँ पे टर्माइट्स ने ये किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टर्माइट्स बाम्बू को लगे हैं, पर टर्माइट्स सिर्फ शीथ और ब्लेड को लगे हैं जो उसे खाए जा रहे हैं, और जहाँ पे टर्माइट ने छोड़ा है वहाँ पे अंदर बाम्बू है। ये एक साइन है कि बाम्बू आपका मैच्योर होने जा रहा है, क्योंकि यदि अगर ये जो यहाँ पे शीट दिख रहा है आपको टर्माइट वाले पोल के बगल में, वो इस साल का शीट है। यदि अगर इसके पीछे आपको नज़र आएगा तो वो थोड़ा ग्रे कलर उसमें ज़्यादा है, वो थोड़ा ओल्ड दिखाई देगा आपको। तो वो इसी टाइप के शीट को टर्माइट्स अटैक करते हैं और बाद में इसका कन्वर्जन सॉइल में हो जाता है। तो हमारा जहाँ वास्तव्य है वहाँ पे हमने मुर्गियाँ पाल रखी है। मुर्गियाँ ये काम करती है कि स्नेक का प्रेजेंस के लिए अलर्ट कॉल दे देती है, स्ट्रेस कॉल दे देती है। इससे हमें पता चलता है कि सांप कहीं आजू बाजू में है। पर हाँ, मुर्गियाँ कभी कभी मुंगूस के आने पे भी स्ट्रेस कॉल देती है। उससे भी बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हमें लगता है कि सांप आया है पर वो मुंगूस होता है। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपके बाम्बू के फार्म में ये इकोसिस्टम की ये सब चीज़ें हैं जो पार्ट है। यदि अगर आपको सांपों से डर लगता है तो आप आपके फार्म में टर्कीज या तो गिनी फॉल भी आप उसमें रख सकते हो या उसे पाल सकते हो। मुर्गियाँ स्कॉर्पियंस के ऊपर काफ़ी अच्छा कंट्रोल रखती है। स्कॉर्पियंस आपको दिखाई नहीं देंगे, और जैसे ही आप फार्म में आपके मुर्गियाँ लाओगे से ही स्कॉर्पियंस का पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगा। यदि अगर आप सांप के डर से बाम्बू के प्लांटेशन में मैनेजमेंट नहीं करते हो तो आपका बाम्बू बहुत ही डेंस हो जाएगा। मैनेजमेंट आपको हर साल करना होगा, ये मैंडेटरी है। अगर आपका स्पेसिंग ठीक ठाक है तो वहाँ पे जंगली जानवर आके वास्तव्य करने का भी चांसेस बहुत ही कम होता है। थिनिंग जैसे आप करते हो तो थिनिंग के लिए जाते समय आपके पैरों में गमबूट या तो शूज़ होने चाहिए, जिससे आपका स्नेक बाइट से बचाव हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।